अस्सलाम वालेकुम। आप सबको साइटेक उर्दू में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 5 जो कि है ग्रेविटेशन। उर्दू में ग्रेविटेशन को हम कहते हैं कशिश शकल। तो आइए इसके मेन टॉपिक्स की फहरिस्त पहले देख लेते हैं। तो पहला जो मेन टॉपिक होगा वो आपका ग्रेविटेशन का कानून हम देखेंगे। इसके बाद ज़मीन के मैस की पैमाइश, और इसके बाद बुलंदी के साथ जी में तब्दीली और मसनूई सैटेलाइट्स की मोशन। ये चार आपके मेन टॉपिक्स हैं। तो आइज़ैक न्यूटन पहला शख्स था जिसने ग्रेविटी का तस्वर पेश किया। ये 1665 की एक शाम थी जब वो सियारों की सूरज के गिर्द गर्दिश करने का राज जानने की कोशिश कर रहा था। अचानक इस दरख्त से जिसके नीचे वो बैठा था एक सेब गिरा। गौर करने पर उसके जहन में ग्रेविटी का तस्वर उभरा। उसने न सिर्फ सेब गिरने की वजह जान ली बल्कि वो वजह भी दरियाफ्त कर ली जिसके बाद सियारे ज़मीन के गिर्द और चांद ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। 5.1 फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें है न्यूटन अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो फोर्स जो सेब के ज़मीन पर गिरने का सबब बनी, वो फोर्स जो चांद को उसके ऑर्बिट में रखती है, इनकी नोयत एक ही है। ऑर्बिट क्या है? जो जिस दायरे में चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो वो फोर्स और जो सेब को ज़मीन की तरफ लेके आई है फोर्स, दोनों एक ही फोर्स हैं, एक ही ताकत है। जिसने मज़ीद ये नतीजा भी निकाला कि कायनात में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके बायस हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपनी जानब खींचता है। उसने इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। ग्रेविटेशन का कानून आगे बयान किया गया है कि न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक कायनात में हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी तरफ खींचता है जो उनके मैस के असल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके मराकज़ के दरमियान फासले के मुरब्बे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही बात आगे इन्होंने फार्मूले में भी बयान की गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो मैस हैं M1 और M2 जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है, तो उनका दरमियानी जो फासला है उनके मरकज़ से वो कितना शो किया गया है, जहाँ पे D दिया गया है। तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जो फोर्स लग रही है वो किस चीज़ के इक्वल आती है? F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कैसे बनी है उसकी तफसील हम नीचे देख लेते हैं। इक्वेशन के मुताबिक ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स की कशिश की फोर्स F, जिससे वो D फासले पर पड़े हुए दो मैसेज M1 और M2 को अपनी जानब खींचती है, इस तरह है। यहाँ पे आपने इसकी तारीफ में देखा है कि वो जो है मैसेज के असल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो फोर्स है, तो वही नीचे दी गई है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। और उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है? उसके मुरब्बे के जो उनके दरमियान फासला है। आपने साथ साथ शक्ल भी देखते जाना है और शक्ल आपने साथ बनानी भी होगी, जिसकी वजह से अगर ये टॉपिक आपका क्वेश्चन आ जाता है साथ आपने डायग्राम भी बनानी होगी। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? M1 M2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन हम ख़त्म करें तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो है कैपिटल G। तो आपके पास जो 5.1 मसावात आ जाएगी वो क्या होगी? F इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। तो यहाँ पे जो G है एक कांस्टेंट है जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे यूनिट्स में इसकी कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ये आपने इसकी जो वैल्यू है ये आपने याद रखनी है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होनी है। और ये हर जगह एक ही रहती है, यानी ज़मीन के जगह आप कहीं भी चले जाएं तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, बदलती नहीं है। कैपिटल G की कीमत इंतहाई कम होने की वजह से हमारे अतराफ़ में मौजूद अजसाम के दरमियान कशिश की ग्रेविटेशनल फोर्स इंतहाई कम होती है, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 10 की ताकत -11 है, यानी कि बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम इसे महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़मीन अजसाम को बड़ी वाज़िया फोर्स से अपनी तरफ जानब खींचती है। ज़मीन पर किसी जिस्म का वज़न इस जिस्म और ज़मीन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स की कशिश का नतीजा है, यानी जो वज़न है वो भी हमारा इसी पे डिपेंड कर रहा है।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इस वजह से। तो आगे इसका टॉपिक है ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नोट करें कि मास m1 मास m2 को फोर्स F से अपनी जानब खींचता है, जबकि मास m2 मास m1 को उतनी ही फोर्स F से लेकिन उसकी मुखालिफ सिमत में अपनी जानब खींचता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा हुआ है। तो दोनों क्या है, F है, उस साइड पे भी F है, लेकिन इस साइड पे माइनस लगा हुआ है क्योंकि उनका डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन दोनों की जो फोर्स होगी सेम फोर्स होगी। अगर मास m1 पर अमल करने वाली फ़ोर्स को एक्शन फ़र्ज कर लिया जाए तो मास m2 पर अमल करने वाली फ़ोर्स उसका रिएक्शन होगी। ग्रेविटेशन की कशिश की फ़ोर्स के बायस एक्शन और रिएक्शन मिकदार में मसावी लेकिन समत में मुखालिफ होते हैं, जैसा कि हमने न्यूटन के तीसरे लॉ में पढ़ा था। एक एक्शन है, रिएक्शन है, दोनों मुखालिफ सिमत में होती हैं लेकिन उनकी मिकदार क्या होती है, एक जैसी होती है। ये बात न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून से मुताबिकत रखती है, जिसके मुताबिक हर एक्शन का हमेशा एक मसावी लेकिन मुखालिफ रिएक्शन होता है। मिसाल 5.1, 2 लट के गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 kg है, एक दूसरे के मरकज़ से 1 मीटर के फासले पर रखे गए हैं। यहाँ पे आपने बात एक जानशीन रखनी है कि जो हम फासला मैयर कर रहे हैं वो एक दूसरे के मरकज़ से है, ना कि उसकी बॉडी से है। जैसे यहाँ ऊपर आपने देखें तो डी जो फासला दिया गया है उनके मरकज़ से दिया गया है, सेंटर से दिया गया है। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करें जिससे वो एक दूसरे को खींचते हैं। यहाँ पे m1 दिया गया है और m2 दिया गया है, क्योंकि दोनों के मास इक्वल हैं तो d दरमियान में उनका फासला 1 मीटर है। तो यहाँ पे आप ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वो यहाँ पे लगानी है, F = कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई d²। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, वैल्यू सारी लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 6.673 ज़रब 10 की ताकत -5। पास लेट के गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स 6.673 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन है। आगे है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या होता है जी। न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक मास m के किसी जिस्म और ज़मीन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे दी गए मसावात के मुताबिक होती है, F = G m(e) डिवाइडेड बाई r²। यानी एक मास है और साथ ज़मीन का मास है जो कैपिटल M दिखाया गया है। तो वो ज़मीन और एक आम जिस्म, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंसानी जिस्म भी कर लें तो ज़मीन उसको एक दूसरे को जो खींचेंगे वो क्या होगी, फोर्स F होगी। तो जो इंसानी बॉडी होगी जो ज़मीन के ऊपर होगी उसका इन्होंने स्मॉल m दिया गया है, और जो ज़मीन का मास दिया गया है वो कैपिटल m(e) लिया गया है। यहाँ m(e) ज़मीन का मास और r इस जिस्म का ज़मीन के मरकज़ से फासला है। जैसे यहाँ ऊपर आप यहाँ पे देख लें, इस डायग्राम में आपको वाज़ह हो जाएगा। यहाँ पे m है और नीचे क्या है, ज़मीन है। ज़मीन का मास कितना है, m(e) दिया गया है, ऊपर m दिया गया है, और दोनों एक दूसरे पे F फोर्स लगा रहे हैं, और दोनों का फासला कितना है आपस में, r है। तो यहाँ पे m(e) स्मॉल क्यों लिया गया है, क्योंकि ज़मीन को इंग्लिश में हम अर्थ कहते हैं, तो उसी हवाले से इन्होंने साथ स्मॉल e ले लिया है इसका। किसी जिस्म का वज़न इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है जिससे ज़मीन उसे अपनी जानब खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक गैर मुतसिल फोर्स है। गैर मुतसिल का क्या मतलब है, नॉन कांटेक्ट, यानी एक दूसरे का उनका फिज़िकल उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कार को अगर धक्का लगा रहे हैं हाथ के साथ तो क्या होगा, आपका हाथ उसकी बॉडी, कार की बॉडी को जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है, उनका आपस में कांटेक्ट बन रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का और हमारी इंसानी बॉडी का आपस में क्या है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक दूसरे को फिर भी क्या है, खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये जो फोर्स होगी इसको हम गैर मुतसिल फोर्स कहेंगे, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। मिसाल के तौर पर ऊपर की तरफ फेंके गए जिस्म की स्पीड कम होती चली जाती है, जबकि वापसी पर उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। ये ज़मीन की इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बायस है जो इस जिस्म पर अमल करती है।
यानी इंसानी जिस्म या कोई भी बॉडी है या बॉल है फुटबॉल है, यानी जितना भी ज़मीन से दूर होता जाएगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे वो ज़मीन के नज़दीक आता जाएगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, खा वो जिस्म ज़मीन के साथ मुत्सिल हूँ या ना हूँ, यानी उनके साथ कांटेक्ट हो ना हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लाजमी उस पर लगेगी। ऐसी फोर्स फील्ड फोर्स कहलाती है। फील्ड फोर्स वो होगी जो ज़मीन के मदार के अंदर कोई भी बॉडी महसूस करती है। ज़मीन के गिर्द अगर आप एक दायरा लगा लें ऑर्बिट, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाती है, और लेकिन जहाँ जिस दायरे के अंदर आप ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी बॉडी महसूस करेगी ज़मीन की, तो वो क्या हो जाएगा, फील्ड फोर्स कहलाएगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है शक्ल 5.3 में ज़मीन के मरकज़ की जानब मौजूद ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड ये दिखाया गया है। ये फ़र्ज़ कर दिया गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़मीन के गिर्द हर तरफ मौजूद है। इस फील्ड का रुख ज़मीन के मरकज़ की तरफ होता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। जितना हम ज़मीन से दूर होते हैं इतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड कमज़ोर होता है। ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी जगह यूनिट मैस पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इस जगह ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कहलाती है। यानी कि जो भी जिस्म जितने फासले पे है, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है कमज़ोर होती जाएगी। जैसे हम पास आते जाएंगे तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। किसी भी जगह पर इसकी कीमत इस जगह पर जी की कीमत के बराबर होती है। ज़मीन की सतह के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत 10 न्यूटन पर केजी है। यानी कि ज़मीन की सतह की जहाँ पे बात हो रही है कि ज़मीन की सतह पे आप कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे उसकी ताकत जो जी की वैल्यू होगी 10 न्यूटन पर केजी होगी। आगे है ज़मीन का मैस। ज़मीन का मैस कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे साथ आपने इसकी जो डायग्राम साथ बनी हुई है उसको भी आपने साथ साथ देखना है कि साथ एम ई दिया गया है ज़मीन का जो मैस है, और ऊपर एक रेड कलर का एक मैस दिया गया है जो कि ज़मीन की सतह पर है, और उसका वज़न मतलब जो फोर्स है वो क्या है, ज़मीन के जो मरकज़ है उसकी तरफ अमल कर रही है, और दोनों का दरमियान में आपस में फासला कितना है, कैपिटल आर। तो आगे हम देखते हैं इसका टॉपिक। फ़र्ज़ करें कि मैस एम का कोई जिस्म ज़मीन की सतह पर पड़ रहा है जिसकी शक्ल में दिखाया गया है। ज़मीन का मैस एम ई और रेडियस आर है। इस जिस्म का ज़मीन के मरकज़ से फासला ज़मीन के रेडियस के बराबर ही होगा, क्योंकि ज़मीन की सतह पर मौजूद है। अगर ज़मीन से ऊपर चला जाता तो फिर हम हाइट भी उसमें शामिल करते हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर है तो ज़ाहिर बात है उसका ज़मीन का रेडियस ही उसका फासला आएगा। ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक इस जिस्म पर अमल करने वाली ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स दर्ज झैल होगी F=G m/m/r²। लेकिन वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपनी जानब खींचती है वो उसके वज़न के बराबर होती है। इसलिए जो वज़न है तो वज़न का यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे F=W=mg। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ में भी पढ़ा होगा। तो W आपका होता है mg, तो और W जहाँ पे फोर्स है तो F की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 5.3 में mg, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी मसावात 5.5 mg=G m/r²। अच्छा, दोनों साइड पे m मौजूद है तो दोनों m क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 5.6 स्मॉल g=G m/r²। अच्छा, यहाँ पे आपने कैपिटल जो एम ई है अर्थ का मैस है वो फाइंड कर रहे हैं, तो उसको आपने एक साइड पे रखना है और साथ जो जी और आर स्क्वायर है इसको दूसरी साइड पे ले जाना है। आर स्क्वायर जहाँ पे डिवाइड हो रहा था एम ई के साथ, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कैपिटल जी जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो 5.7 इक्वेशन आपकी फाइनल आ जाएगी। अगर यहाँ पे इसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू पुट करें, और क्या है, रेडियस है ज़मीन का 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर होल स्क्वायर, ज़रब जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो कैपिटल जी की वैल्यू थी वो हमने लगाई है। तो एंड पे आपका जो एम ई कितना आ जाता है 6 ज़रब
10⁻24 kg। बस ज़मीन का मैस 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम है। ये ज़मीन का मैस है। आगे है बुलंदी के साथ जी में तब्दीली। यानी ज़मीन की सतह पर जी की वैल्यू थी 10, लेकिन अगर ज़मीन की सतह से हम ऊपर चले जाएं फ़ज़ा में, तो तब जी की जो कीमत है वो कैसे चेंज होगी, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उसमें जो मैस है वो ज़मीन की सतह पर दिखाया गया है। इस केस में अगर आप देखें जो साथ जो शक्ल 5.5 दिखाई गई है, यहाँ पे मैस एक हाइट पे चला गया है। हाइट कितना दूर चला गया, एच हाइट पे चला गया है। तो इस सूरत में अगर ज़मीन की सतह से दूर चला जाए तो कैसे वो तब्दीली उसमें आती है वो हम देखते हैं। मसावात 5.6 से ज़ाहिर है कि सतह ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत का इन्हिसार ज़मीन के रेडियस पर है, जो उनका दरमियानी फासला था। जी की कीमत ज़मीन के रेडियस के मरबा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होती। ये बुलंदी के साथ कम होती चली जाती है, यानी जितना हम दूर चले जाएंगे उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। किसी जिस्म की बुलंदी उस जिस्म की सतह समुंदर से ऊंचाई होती है। पहाड़ों की निस्बत सतह समुंदर पर जी की कीमत ज़्यादा होती है। यानी जो हम जी की वैल्यू हमने ली है 10, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, सतह समुंदर के लिहाज से है। अगर सतह समुंदर से हम कोई जगह होती हैं जो ऊंची होती हैं सतह समुंदर से, तो वहाँ पे आपकी जो जी की वैल्यू होगी वो कम होगी। फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म जिसका मैस m है सतह ज़मीन से बुलंदी h पर पड़ा है, जैसे कि एग्जांपल ये शक्ल 5.5 में है। इस जिस्म का ज़मीन के मरकज़ से फासला r+h है। r क्या था, जो रेडियस था इसका, और h क्या है, बुलंदी जहाँ तक वो चला गया है। तो यहाँ पे r के साथ हम h जो हाइट होगी उसको ऐड कर देंगे। h बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत GH मसावात 5.6 की मदद से मालूम करते हैं। यहाँ पे 5.6 आपकी इक्वेशन जो पीछे दी गई है, इसमें अगर r की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, r+h हो जाएगा, और g क्या हो जाएगा, स्मॉल g इक्वल टू h इक्वल टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाई r+h का होल स्क्वायर। मसावात 5.8 से ज़ाहिर है कि ज़मीन की सतह से ज़मीन के एक रेडियस के बराबर मज़ीद बुलंदी पर जी की कीमत 1/4 रह जाएगी। इसी तरह ज़मीन की सतह से ज़मीन के 2 गुना रेडियस के बराबर बुलंदी पर जी की कीमत 9वां हिस्सा रह जाती है। यानी जितना दूर आप जाते जाओगे ऊपर फ़ज़ा में, उतना ही जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। आगे है यहाँ पे अगर आप एक बॉक्स देखें जहाँ पे राइट साइड पे, क्या आप जानते हैं कि तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो अजराम फ़ल्की हैं उन पर जी की वैल्यू दी गई है कि सूरज पर अगर जी की वैल्यू कितनी होगी, 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इसी तरह मरकरी पे वैल्यू दी गई है, चांद पे वैल्यू दी गई है, मुश्तरी पे इनकी वैल्यू दी गई है, लेकिन ज़मीन पे वैल्यू इसकी कितनी है, 10 है। मिसाल 5.2 हम देख लेते हैं कि 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम कीजिए। ज़मीन का मैस 6 ज़रब 10 की ताकत 24 kg और ज़मीन का रेडियस 6400 किलोमीटर है। जहाँ पे रेडियस भी दिया गया है और साथ उसका मैस भी दिया गया है। ये वैल्यूज़ आपने खुद याद भी रखनी है, अगर मिसाल में ना दिया हो तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कहीं पे वो वैल्यू ना दें। तो आगे इसका हल हम कैसे करेंगे, कैपिटल R जो रेडियस है वो लिख लेंगे, गिवन डाटा जो कुछ है वो हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे वो 1000 किलोमीटर पे, तो 1000 आगे है। फिर मैस ऑफ अर्थ 6 ज़रब 10 की ताकत 24 kg है, और GH वो हमने फाइंड करना है। जहाँ पर सबसे पहले R+H वो आप फाइंड कर सकते हैं। R+H बेशक यहाँ पे फाइंड करें या बेशक डायरेक्ट फार्मूले में लगा के भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इन्होंने पहले फाइंड किया हुआ है वो भी ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पे लगाएं और H, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी है, 7400 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू है जो वो किलोमीटर में है, लेकिन SI यूनिट कितनी होती है लेंथ या लंबाई की, वो मीटर होती है। तो हम किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.4 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर। तो फार्मूला आप लगा लें, G इक्वल टू कैपिटल G me डिवाइडेड बाई R+H होल स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करके यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें तो एंड पे आपकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.3 न्यूटन पर kg।
या इक्वल 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि ज़मीन की सतह पर उसकी बुलंदी के जी की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। यानी अगर वो ज़मीन से फ़ज़ा में चला जाता है 1000 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि कम हो के 10 से कम हो के 7.3 रह जाएगी। तो आगे है आपका टॉपिक है मसनूई सैटेलाइट्स, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कोई जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूमता है वो सैटेलाइट कहलाता है। चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, इसलिए चांद ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। साइंसदानों ने बेशुमार सैटेलाइट्स खला में भेजे हैं। इनमें से कुछ ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, इन्हें मसनूई सियारे या मसनूई सैटेलाइट कहते हैं। बहुत से ज़मीन के गिर्द घूमने वाले मसनूई सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसनूई सैटेलाइट्स पर जाकर साइंसदान खला में तजर्बे करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी चीज़ ज़मीन के गिर्द घूमती है, क्योंकि ज़मीन भी एक सियारा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, सैटेलाइट कहलाएगी। जो ज़मीन के गिर्द सूरज भी घूमता है, तो ये हमारा क्या है, कुदरती सैटेलाइट है। इसके अलावा जो सैटेलाइट यहाँ पे मुख्तलिफ तजर्बात के लिए भेजते हैं, जो मौसम का अहवाल मालूम करने के लिए भेजते हैं, वो कौन से होंगे, मसनूई सैटेलाइट कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे शक्ल में दिखाया भी गया है, बेशुमार मसनूई सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में गर्दिश में हैं। ये ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए अपनी ज़मीन से बुलंदी एच के लिहाज से मुख्तलिफ वक्त लेते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द अपनी एक गर्दश 24 घंटे में मुकम्मल करते हैं। चूँकि ज़मीन भी अपने एक्सिस के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है, इसलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़मीन के लिहाज से सकन नज़र आते हैं। यानी कि जो सैटेलाइट्स हैं वो भी एक तो उनका फासला कितना है ज़मीन के मरकज़ से या जहाँ पे सतह से दिया गया है, एच बुलंदी पे है, और जो सैटेलाइट्स हैं वो घूम रहे हैं ज़मीन के गिर्द कौन सी स्पीड से, उसी सेम स्पीड से घूम रहे हैं जो कि जिस से ज़मीन भी घूम रही है, ज़मीन रोटेट कर रही है। यहाँ पे ज़मीन ने आपका देखा होगा, ज़मीन दो तरह की मोशन में है, एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन होती है उनके अपने एक्सिस के गिर्द जो घूमता है, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं 24 घंटे में। इसके अलावा जो इसकी रेवोल्यूशन होती है, जो सूरज के गिर्द अपना 365 दिनों में चक्कर मुकम्मल करता है। लेकिन यहाँ पर जो रोटेशनल उसकी मोशन है, उसको हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि 24 घंटे में दिन और रात बनते हैं। तो सैटेलाइट भी उसी रफ्तार के साथ घूम रहा है ज़मीन के गिर्द। इस वजह से दोनों की पोजीशन है एक दूसरे के साथ साकन हालत में एक दूसरे से हैं। लेकिन कोई बंदा अगर चांद पे चला जाए या किसी दूसरी जगह चला जाए, सियारे में चला जाए, तो वहाँ पे आपको सैटेलाइट साकन नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम ज़मीन पे मौजूद हैं, इसलिए हमें जो सैटेलाइट्स होंगे वो साकन नज़र आएंगे एक जगह पर। यही वजह है कि ऐसे सैटेलाइट्स का ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। यानी जिस दायरे में वो घूम रहे हैं उसको हम कहेंगे जियो स्टेशनरी, क्योंकि वो ज़मीन के लिहाज से रेफरेंस से वो एक साकन हालत में है, रेस्ट हालत में है। इन सैटेलाइट्स से सिग्नल्स वसूल करने वाले नीज़ इनकी जानब सिग्नल्स भेजने वाले डिश एंटीना का रुख किसी एक जगह पर एक ही रहता है, यानी उसको हम चेंज नहीं करते, एक जगह फिक्स ही होता है। यहाँ पे कुछ बॉक्स देख लें जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे दिए गए हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ज़मीन के मरकज़ से फासला करीबन 42,300 किलोमीटर है। ज़मीन के लिहाज से इसकी स्पीड 0 है। इसका फासला दिया गया है ज़मीन के मरकज़ से, इतने दूर हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन ज़मीन के लिहाज से उसकी स्पीड 0 है, क्योंकि दोनों ज़मीन की जो रोटेशन है और जो सैटेलाइट्स की जो स्पीड है, दोनों क्या सेम स्पीड से हरकत कर रहे हैं, इसलिए ज़मीन के लिहाज से उसकी स्पीड 0 है। वैसे तो वो तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन ज़मीन का अगर रेफरेंस ले लें तो उस हिसाब से वो 0 है। आगे है कि ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम GPS, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी आजकल यूज़ होते हैं, सैटेलाइट्स का एक नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम का क्या मतलब है, यानी हम किसी चीज़ की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं कि इस वक्त कोई चीज़ कहाँ पे है। ये सिस्टम किसी जिस्म की ज़मीन पर किसी भी जगह पर, सतह पर या हवा में दुरुस्त पोजीशन को मालूम करने के लिए हमारी मदद करता है। GPS कुल 24 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है। ये सैटेलाइट्स दिन में 2 मरतबा ज़मीन के गिर्द 3.87
87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गर्दिश करते हैं, यानी ज़मीन के गिर्द ये 2 चक्कर लगाते हैं एक दिन में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने याद रखनी है, आपके MCQs वगैरह में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, GPS के हवाले से आ सकता है। तो आगे जो आपका टॉपिक है वो है मसनूई सैटेलाइट्स की मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कुदरती नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? चांद। यहाँ पे उस चांद की बात नहीं हो रही, जबकि हो रही है मसनूई सैटेलाइट्स की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि हर मसनूई सैटेलाइट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो उसे ज़मीन के गिर्द मोशन में रखती है। ज़मीन और मसनूई सैटेलाइट के दरमियान मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की कशिश ये ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है, यानी कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है ज़मीन और इन सैटेलाइट्स के दरमियान। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सैटेलाइट्स क्या है ज़मीन के गिर्द घूमते रहते हैं, वो अपने मदार से निकलते नहीं हैं। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, वो अपने मदार से निकल जाएंगे, बाहर खला में चले जाएंगे। फ़र्ज़ करें एक सैटेलाइट जिसका मैस m है ज़मीन से h बुलंदी पर एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस r0 है, r0 हमने लिए ऑर्बिट से है और v0 स्पीड से गर्दिश कर रहा है। मसावात 3.26 के मुताबिक इसको दरकार ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये जो फार्मूला लिया गया कौन सी मसावात से लिया है? 3.26। आपका चैप्टर जो 3 था वहाँ से इन्होंने ये इक्वेशन ली है। वहाँ पे थी F = mv² डिवाइडेड बाई r था। तो यहाँ पे ऑर्बिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने ओ ले लिया है, v0² ले लिया, नीचे r0 ले लिया है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने ले लिया FC, स्मॉल c नीचे दिया गया है। ये फोर्स सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स की कशिश मुहैया करती है, जो सैटेलाइट के वज़न W जो कि है mgh के मुसावी है। पास FC = क्या हो जाएगा? W = mgh। FC की जगह हम अगर mg वैल्यू पुट कर दें 5.9 वाली, तो क्या हो जाएगा? mgh = mv0² डिवाइडेड बाई r0। m दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी m0² = ghr। अच्छा, अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है, 5.10 में दोनों साइड पे इन्होंने ले लिया अंडर रूट ले लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? VO, इस VO² ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंगल VO रह जाएगा। VO = क्या आ जाएगा? GHRO होल का अंडर रूट, जो कि मसावात आपकी है 5.10। अच्छा, RO की वैल्यू थी आपके पास r+h थी, क्योंकि वो एक हाइट पे है तो इसलिए साथ h भी है, आ जाएगा उसके साथ। तो VO आ जाएगा GH r+h होल का अंडर रूट आ जाएगा। मसावात 5.10 से हम सैटेलाइट की वो स्पीड मालूम करते हैं जो सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द रेडियस r0 के ऑर्बिट में गर्दिश करने के लिए दरकार है। अगर सैटेलाइट ज़मीन के इंतहाई करीब गर्दिश में हो, यानी r जो रेडियस है ज़मीन का ग्रेटर दैन h हो, तो उसके अंदाज़न स्पीड मालूम की जा सकती है। यानी कि जो हाइट है वो कम है, रेडियस ज़मीन के रेडियस से बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या हो जाएगा? वो निगलेजिबल हो जाएगा। r+h = हम क्या ले लेंगे? r है, उस h को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर वो ज़मीन की सतह के बहुत करीब हो तो GH आपके पास क्या हो जाएगी? सिर्फ G रह जाएगी। तो उस सूरत में अगर रेडियस यानी h बहुत कम हो तो उस सूरत में आपका क्या आ जाएगा? VO आ जाएगा, GR अंडर रूट आ जाएगा। ज़मीन के इंतहाई करीब गर्दिश करने वाले सैटेलाइट की स्पीड VO करीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 29,000 किलोमीटर पर हार होगी। तो साथ ही जहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है कि चांद ज़मीन से करीबन 3,80,000 किलोमीटर के फासले पर है। चांद 27.3 दिनों में ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करता है। ये वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है MCQs के लिए। तो ये था आज का चैप्टर जो कि था ग्रेविटेशनल के मतलब कश्शे शकल के ज़मीन की जो कश्शे शकल है, जो कौन सी ताकतें अमल करती हैं हमारी बॉडी पे है, तो उसके मतलब था, ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब था। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसके किसी टॉपिक के मतलब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।